नमस्कार, मैं स्वप्निल 2019 के महाभारत में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। महासमर 2019 को लेकर इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। कल पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। देखिए एक रिपोर्ट। 7 चरणों में होने वाले 2019 के महासमर के लिए 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में पश्चिम यूपी की 9 सीटों पर भी मतदान होगा। यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीट पर 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान होगा। वहीं बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर भी 11 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। तो पश्चिम बंगाल की 2 सीट कूच बिहार और अलीपुरद्वार में भी 11 अप्रैल को मतदान होगा। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों बारामूला और जम्मू में वोट डाले जाएंगे। तो ओडिशा की 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। महाराष्ट्र की नागपुर समेत 7 सीटों पर भी 11 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर 11 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की 13 सीटों पर भी मतदान पहले चरण में ही होगा, जिसमें असम की 5 सीटें भी शामिल हैं। लोकसभा की जिन 91 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, इनमें कई सीटों पर कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वीके सिंह के साथ ही आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह और उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की किस्मत भी दांव पर होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र की नागपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। 2014 में भी नितिन गडकरी इस सीट से सांसद बने थे। वहीं मोदी सरकार के एक और मंत्री जनरल वीके सिंह यूपी की गाजियाबाद सीट से उम्मीदवार हैं। वीके सिंह 2014 में भी इस सीट से सांसद बने थे। एक और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर सीट से चुनावी रण में हैं। वहीं यूपी की ही मुजफ्फरनगर सीट से आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान से है। वहीं आरएलडी के उपाध्यक्ष और अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी यूपी की बागपत सीट से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि जयंत चौधरी 2014 के चुनाव में मथुरा सीट से चुनाव हार गए थे। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार 3 बार इस सीट से सांसद चुने गए हैं। बहरहाल चुनाव प्रचार थमने के साथ ही महाभारत 2019 की परीक्षा की घड़ी नजदीक आ रही है। जहां प्रत्याशियों ने कमर कस ली है, तो चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष चुनाव के लिए कई तैयारियां की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग हर संभव कोशिश कर रहा है। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजस्व विभाग के तहत आने वाली सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में काले धन और अवैध तरीकों का इस्तेमाल करने के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, लेकिन बिना किसी भेदभाव के। इस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। एडवाइजरी अभी हाल में इन्होंने भेजी थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के राजस्व विभाग को। क्यों जरूरत पड़ी सर? स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव की बात आप लोग करते हैं, पैसे में धन का दुरुपयोग कम हो, जरूरत क्यों पड़ गई कि बीच में एडवाइजरी भेजी जाए? देखिए, जो चीजें, कुछ तो चीजें हमेशा से, देयर आर सम बेसिक थिंग्स बट लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू रीट्रेट। कल को आप ये पूछेंगे कि जो सोल्जर्स वाला इश्यू था उस पर हमने एडवाइजरी क्यों भेजी? इसलिए भेजी कि ऐसा फीडबैक आ रहा था। रिटायर्ड एडमिरल रामदास जी ने एक पत्र भी लिखा। फिर हमने देखा कि हमारे तो ऑलरेडी इस विषय में एक इंस्ट्रक्शंस हैं। देन वी थॉट कि लेट अस रीट्रेट देम। इस पर्टिकुलर मामले में भी अखबारों में हर तरह की बात आ रही थी, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में। तो हमने सोचा कि जो बेसिक 3, ये तो फैक्ट है कि जो increasing use of money power in the electoral polity, democratic polity, it's one of the most corrupting influences.
तो वी जस्ट थॉट वी शुड री-एम्फसाइज दैट वो एक्शंस जो आप कर रहे हैं टू कैच द इलीगल मनी टू बी यूज्ड फॉर द इलेक्शन पर्पसेस, वो तो आप करें तो रूथलेसली करें, लेकिन एट द सेम टाइम दे शुड बी कंप्लीटली न्यूट्रल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड इम्पार्शियल। उसकी एडवाइजरी भेजी थी। और अब बात करें सियासत की। राफेल केस में सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के बाद सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सूर्य नगरी जोधपुर में अशोक गहलोत ने कहा कि राफेल मुद्दे को लेकर मोदी सरकार ने न संसद में जवाब दिया, न जनता को इसके बारे में सही जानकारी दे रहे हैं। बार-बार इसको उठा रहे, 2 साल से उठा रहे हैं। अगर नेशनल पार्टी का अध्यक्ष कोई मुद्दा उठाए तो सरकार की तरफ से प्रॉपर जवाब आना चाहिए। जवाब ना पार्लियामेंट के अंदर आया, ना पार्लियामेंट के बाहर आया। इतना टेंडर कैंसिल हो गए, आपने सरकार बदलते ही प्रधानमंत्री जी खुद गए फ्रांस के अंदर और वहाँ पे जाके 526 करोड़ का प्लेन 1660 करोड़ का हो गया। देश को जरूरत थी 132 प्लेन की, 126 प्लेन की जरूरत थी, उस पर आप 32 पे आ गए। प्रक्रिया अपनाई नहीं, ना डिफेंस मिनिस्ट्री से अपनाई, और पैरेलल प्रक्रिया अपनाई गई पीएमओ से। ये कभी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा मुद्दा है जो कि जिसका जवाब देश मांगता है। इसे मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर आरोप लग रहे हैं इसकी तय तक सुप्रीम कोर्ट जाएगी और देश को बताएगी कि वास्तव में क्या स्थिति है, देश हित में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है। पूरे देश के अंदर नोट बिखरे जा रहे हैं चुनाव के अंदर। बीजेपी के बड़े बड़े भवन बन गए, 5 स्टार कल्चर के बन गए हैं। कहाँ तो ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग, और कहाँ इनकी चाल भी सामने आ गई, चरित्र सामने आ गया, चेहरा सामने आ गया। 5 स्टार कल्चर के बने इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में, तमाम तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद हो रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट हो रही है, और सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। पूरी तरह देश में आतंकवाद सरकार ने खुद ने फैला रखा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से। और इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि सबके साथ में इक्वल व्यवहार हो, अगर छापा डालना भी है तो आप हमें पहले इतला करो। बिना इतला दिए हुए छापे पड़ रहे हैं डिमोलिश करने के लिए। दौसा सीट को लेकर बीजेपी में मचा घमासान खत्म होता नजर आ रहा है। दौसा से जसकौर मीणा बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री राजे की सलाह पर पार्टी ने फैसला लिया है। जसकौर मीणा ने कल प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक फीडबैक के आधार पर जसकौर मीणा का नाम तय हुआ। इस सीट को लेकर किरोड़ी लाल मीणा और ओम प्रकाश हुड्डा के बीच खुलकर लड़ाई सामने आई थी। हुड्डा ने जसकौर मीणा का समर्थन किया था, तो किरोड़ी लाल मीणा दौसा सीट पर अपनी पत्नी या किसी रिश्तेदार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। जनता की सेवा सर्वोपरि है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि आज देश को मोदी की आवश्यकता है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलेगा तभी देश पुनः गुरु के पद पर धारण होगा। भारत को जगत गुरु की जो उपाधि है वो पुनः मिलने वाली है। और मैं सोचती हूँ कि दोबारा एक बार जनता मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी तो निस्संदेह हमारे संसदीय क्षेत्र का विकास होगा। और यदि मुझे माध्यम बनाया है तो मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर करना और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, मोदी जी के उस कमल के फूल को पुनः खिलाकर दौसा संसदीय क्षेत्र से भेजना। दौसा संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इन सब के हित में काम करूंगी, ये मेरा विश्वास। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नए लोगों को शामिल करने का सिलसिला जोरों पर है। हनुमान बेनीवाल और अब किरोड़ी सिंह बैंसला को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने यह जता दिया है कि वो राजस्थान में मिशन 25 को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एनडीए के रूप में समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस को क्या कुछ नुकसान इसका झेलना पड़ सकता है। बीजेपी की दिल्ली दरबार की ये तस्वीर राजस्थान की सियासत की बड़ी हलचल है, क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए किरोड़ी सिंह बैंसला को कांग्रेस अब तक करीब समझ रही थी।
कांग्रेस को लग रहा था गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान जिस तरह से उन्होंने बैंसला की शर्तें स्वीकार की है, उससे बैंसला लोकसभा चुनाव में उनका साथ देंगे। लेकिन ऐन मौके पर बैंसला बीजेपी में चले गए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनकी पुरानी अदावत थी, लिहाजा दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि बैंसला के आने से बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतेगी। वैसे ही बैंसला जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 के 25 सीटें जीतेगी और इस विजय में हमें सभी वर्गों से जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसी का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पहले हनुमान बेनीवाल और अब किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा है कि पीएम मोदी की वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री में जो देखने को मिला वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटीज ही इज एंडोड विद। मोदी जी इज समुद्रगुप्त इनकार्नेट। साधारण से साधारण मनुष्य से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी दुख तकलीफ समझते हैं, सुख दुख को जानने की कोशिश करते हैं। जो कुछ उन्होंने किया उस शैली से मैं बहुत प्रभावित हूं। किरोड़ी सिंह बैंसला के बीजेपी में आने से कांग्रेस को करारा झटका लगा है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत इसे ज्यादा भाव देने के मूड में दिखाई नहीं देते। कोई फर्क पड़ेगा? अब बैंसला जी या कोई इंसान जो है इस धरती पर है, उसकी जो आत्मा कहे कि भाई मेरी नीति है, मेरी कार्यक्रम किसी मिलते हैं, तो उस ढंग से वो ज्वाइन करें तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये आदमी की फ्रीडम है, हम व्यक्ति की फ्रीडम पे विश्वास करते हैं। जो जाना चाहे जाए, अल्टीमेटली देश के पहले सर्वोपरि रखे, यही मेरा कहना है। जिस किरोड़ी सिंह बैंसला के बीजेपी में जाने से मरुधरा की सियासत में बड़ी हलचल हुई है, उनके बारे में बता दें कि करौली के रहने वाले किरोड़ी सिंह बैंसला वर्तमान में गुर्जरों के सबसे बड़े नेता हैं। फौजी पिता के बेटे किरोड़ी सिंह बैंसला भी सिपाही के पद पर सेना में भर्ती हुए थे। 1962 और 1965 की जंग में किरोड़ी सिंह बैंसला ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। सेना से लौटकर किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जरों की भलाई के लिए काम करने लगे। गुर्जरों को अलग से आरक्षण दिलाने के लिए बैंसला ने कई बार आंदोलन किए। 2009 में बैंसला बीजेपी के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2009 में चुनाव हारने के बाद किरोड़ी सिंह बैंसला बीजेपी से दूर चले गए। दौसा, करौली, भरतपुर और टोंक सवाई माधोपुर में बैंसला का बड़ा जनाधार है। पहले हनुमान बेनीवाल को साधकर बीजेपी ने जाट वोटरों को करीब लाने की कोशिश की, तो अब किरोड़ी सिंह बैंसला के जरिए वो गुर्जर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि इन दोनों दांव से बीजेपी मिशन 25 के कितने करीब पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने जन आकांक्षाओं के मुताबिक कांग्रेस के लिए काम करने की बात कही। न्यूज 18 से खास बातचीत में तिवाड़ी ने बेनीवाल के एनडीए में शामिल होने के कदम पर भी अपनी राय दी और अपने आगे की रणनीति के बारे में बताया। होने के बाद घनश्याम तिवाड़ी को स्टार प्रचारक के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आज पीसीसी में पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। घनश्याम तिवाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवाड़ी साहब, कांग्रेस में शामिल होने के बाद करीब 15-20 दिन से आप सक्रिय नहीं थे, अब क्या आपका रोल रहेगा और कैसा लग रहा है नई भूमिका में, नई पार्टी में, नई विचारधारा के साथ आकर के? देखिए, जिस दिन मैं शामिल हुआ था उसी दिन से मैंने अपना रोल करना शुरू कर दिया था। जिन जिन बातों को मुझसे पूछा गया मैंने अपनी राय दी और वो काम भी किया। अब आज आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विरोध था बीजेपी से और आपके जो साथी थे, लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले जो शुरुआत हुई थी, वो साथी अलग चले गए, आप अलग आ गए। मसलन हनुमान बेनीवाल, वो बीजेपी विरोध का झंडा उठा करके और आपके साथ आए थे। दोनों ने, आपने यहाँ जयपुर में सम्मेलन भी किया था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है, एनडीए का एक घटक दल है। देखिए, मैंने और हनुमान जी के में दोनों बड़ा फर्क है। हनुमान जी पहले से निर्दलीय प्रत्याशी थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। मैंने वसुंधरा राजे जी की और बाद में मोदी जी और अमित शाह की नीतियों का विरोध अकेले कहकर शुरू किया। उन्होंने अपने हिसाब से शुरू किया
और मैं भाजपा का एमएलए होते हुए भी भाजपा में न जाकर अपना विरोध दर्ज कराता रहा और वो कुछ मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराते रहे। मैंने मोदी जी की और अमित शाह जी को जो पत्र लिखा 25 जुलाई 1918 को, उस पत्र में मैंने अघोषित आपातकाल को लिखा और अघोषित आपातकाल की स्थिति प्रदेश में है, उसको लेकर मैंने अपना रास्ता चुना। उन्होंने राजनीतिक समीकरणों के आधार पर अपना रास्ता चुना। उनको अपना रास्ता मुबारक, मुझे मेरा रास्ता मुबारक। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। लोकतंत्र में भले ही जाति अहम नहीं है, लेकिन सियासत में जाति के बगैर जीत मुमकिन नहीं है। राजस्थान की सियासत में भी जातियों का बोलबाला है। खासकर 7 जातियां सूबे की सियासी तकदीर बनाती और बिगाड़ती हैं। सियासत का जातिगत समीकरण। राजस्थान में 7 जातियों का सियासी दबदबा। जाट, मीणा, मेघवाल की मजबूत दावेदारी। राजस्थान में अमूमन माना जाता है कि जिसके जितने ज्यादा वोट उसको उतनी ज्यादा तवज्जो, और इस समीकरण के मुताबिक सूबे की राजनीति में 7 जातियां अपना वर्चस्व रखती हैं। राजस्थान की दोनों बड़ी पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों पर नजर डालें तो प्रदेश में जाट समाज का दबदबा सबसे ज्यादा है। पार्लियामेंट इलेक्शन 2019 की अगर बात की जाए तो राजस्थान से सियासी रहनुमाई की जो तस्वीर बनकर उभर रही है उसमें जाट नेताओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं जिन पर 50 उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस को खड़े करने हैं। यहां पर फिलहाल 12 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी और कांग्रेस के मिलाकर के वो जाट समाज के हैं, जबकि 6 उम्मीदवार राजपूत समाज के हैं। राजस्थान में जाटों की आबादी 11 से 14% के करीब बताई जाती है, लेकिन 18 सामान्य वर्ग की सीटों पर 12 उम्मीदवार जाट हैं। यानी कांग्रेस और बीजेपी ने करीब 24% भागीदारी जाट समाज को दी है। वहीं दूसरे नंबर के दावेदार राजपूत समाज की जाटों के मुकाबले उम्मीदवारी में आधी हिस्सेदारी है। इस चुनाव में कुल 6 राजपूत उम्मीदवार मैदान में हैं, तो हिस्सेदारी के मामले में ब्राह्मण और वैश्य समाज तीसरे नंबर पर है। ब्राह्मण और वैश्य समाज के 4 उम्मीदवारों को इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें एसटी और एससी के लिए रिजर्व हैं। सामान्य वर्ग की 18 सीटों पर जो उम्मीदवारी दी गई है उसमें 7 जातियों को ही नुमाइंदगी मिली है, जबकि सामान्य वर्ग की 6 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार उतारा गया है। भारत की राजनीति में ओबीसी समुदायों का दबदबा बढ़ा है, उसे कोई भी पार्टी उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। लेकिन राजनीतिक पार्टियों पे ये हम नज़र रखना चाहते हैं कि वो जब टिकट बांटते हैं तो क्या उसमें सामाजिक न्याय करते हैं या सोशल इंजीनियरिंग अपने हिसाब से करते हैं। इनके अलावा भी ऐसे कई समाज हैं जिन्हें या तो बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं मिली है या फिर आबादी के मुकाबले बहुत कम नुमाइंदगी दी गई है। कोली, खटिक, सैनी, रायका, रेवाड़ी, पटेल और यादव को एक सीट दी गई है। तो राजस्थान में मुस्लिम समाज को 1 सीट पर उम्मीदवारी दी गई है। कांग्रेस ने चूरू से रफीक मंडेलिया को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। रिजर्व 7 सीटों में से 4 एससी और 3 एसटी वर्ग के लिए हैं। रिजर्व सीट पर 4 मीणा और 2 आदिवासी समाज के उम्मीदवारों को मौका मिला है, जबकि मीणा समाज के 2 उम्मीदवारों को सामान्य सीट पर भी मौका दिया गया है। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग की टोंक, सवाई माधोपुर और कोटा सीट पर मीणा उम्मीदवार उतारा है। मुख्य ध्येय अब ये हो गया है कि हम ओबीसी में उनको तवज्जो दें जो दूसरी रास्ते से जाते हो, जो सामाजिक न्याय के बरक्स सोचते हो, जो थोड़े से अपने सोच के दायरे को तंग करके चलते हो। और एक खुशी की बात ये कि जैसे मीणा एक समुदाय है, उनको जनरल सीट से टिकट दिया गया है, ये उनकी स्वीकार्यता बताती है। ये भारत में एक अच्छी पहल है कि जनरल सीट से भी उन वर्गों के लोग भी चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियां उनको टिकट देने लगी हैं जो अन्यथा आरक्षित वर्ग से होते थे। वहीं एससी वर्ग की रिजर्व सीटों में 4 मेघवाल समाज के उम्मीदवार हैं। 2 जाटव के साथ ही कोली और खटिक समाज के एक उम्मीदवार को मौका मिला है। तो बैरबा, विश्नोई, सिख और कुमावत जैसी कई जातियों को इस चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
यहाँ पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो जो बेरवा समाज है, यहाँ पर कुमावत समाज है, सिख समाज है और भी कई ऐसे समाज है जिनकी तादाद राजस्थान में काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनकी सियासी रहनुमाई शून्य है। भारत के लोकतंत्र में जाति का अलग महत्व है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा है। जाति के आधार पर वोट देने के बाद भी क्या जाति का भला हुआ है, ये कहना मुश्किल है। बहरहाल मौजूदा समीकरणों के मुताबिक राजस्थान की सियासत में जाट, मीणा और मेघवाल समाज का दबदबा कायम है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर जो 7 अहम जातियां हैं उनका ही दबदबा देखने को मिला है। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। पूरा मुल्क इस वक्त लोकतंत्र के महापर्व के महाजश्न में डूबा है और कश्मीर का हाल भी मुल्क के दूसरे हिस्सों से अलहदा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा रंगीन है। आइए दिखाते हैं। ये आवाज़े जन्नत है, उस घाटी की अंतरात्मा की आवाज जिसको लेकर आए दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, जिसकी फिजाओं में बारूद की गंध का मिथ्या आरोप लगा करता है, जिसे लेकर कहा जाता है भारतीय लोकतंत्र के महापर्व का रंग यहाँ फीका नजर आता है। आए दिन आने वाली तस्वीरों से अलहदा ये घाटी की वो तस्वीरें हैं जिसमें नफरत और अलगाव का कोई दाग नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का राग है, जो आम आवाम की उस ख्वाब से सराबोर है जिसमें खुद के लिए खुद की सरकार बनाने का जोश है। पुरुषों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही ये महिलाएं सबूत हैं घाटी में महिलाएं कितनी आजाद हैं। उनकी बुलंद होती आवाज ये दिखाने के लिए काफी है कि जमहूरियत में वो खुद को कितना मुखर समझते हैं और खुद फैसला करने का किस कदर पूरा हक रखते हैं। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। इन तस्वीरों में दिख रहे चेहरों को पढ़ना चाहिए, इन आवाजों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आम कश्मीरी किस कदर हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भरोसा रखता है, कदम से कदम मिलाकर साथ चलता है। ये कश्मीर के दिल की आवाज है, घाटी में लोकतंत्र की आवाज है और ऐसे ही आवाज से हमारा लोकतंत्र महान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।